हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। 9th क्लास का जो कंप्यूटर का विषय है उसके अंदर हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके अंदर हम देखने वाले हैं जो पूरा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब कंप्यूटर का परिचय क्या है। उसके अंदर आपके जो कोर्स के अंदर कवर होता है 9th क्लास के हिसाब से जितना भी जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स के अंदर बनते हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, या पूरा चैप्टर आपका क्या रहने वाला है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट देंगे। मीन्स एक चैप्टर को मैं कम से कम 3 या 4 क्लास के अंदर कवर कर दूंगा। ओके, जिससे आपको जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका हम टॉपिक वाइज उसको पढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ में आपको उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है, कौन कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, उनका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पूरा आज बताने वाला हूँ कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सा जो कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है, कंप्यूटर क्या है, और कंप्यूटर के क्या क्या आपके आविष्कार हुए हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे परिचय क्या है। कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि है। मीन्स ये जो आविष्कार है इसका वो कब हुआ था, 20वीं सदी के अंदर हुआ था। आज कंप्यूटर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापार में, उद्योग में, पर्यावरण में, मौसम विज्ञान में, अंतरिक्ष अभियान में, संचार में, यातायात में, चिकित्सा में, शिक्षा में, मनोरंजन में आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य हो चुका है। कहने का मतलब है आज के टाइम में जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं, जैसे कि जो आप अभी क्लास भी देख रहे हैं वो आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो ये क्या है आपका, ये आपका कंप्यूटर का उपयोग है जो आज के दैनिक जीवन में आपका कार्य किया जा रहा है। विश्व भर के कंप्यूटर के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र इंटरनेट का प्रभाव इतना ज़बरदस्त रहा है कि इसने एक नए युग, सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम में जो इंटरनेट है वो जो कंप्यूटर का क्या है, एक जितने भी सारे कंप्यूटर हैं वो आपस में, विश्व भर के जितने भी कंप्यूटर हैं आपस में जुड़े हैं, और जिस संचार तंत्र के द्वारा जुड़े हैं उसे इंटरनेट बोला गया है। और इसी के कारण आपके कंप्यूटर के जो युग है उसको बोला गया है सूचना प्रौद्योगिकी युग बोला गया है। आज की सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। मतलब कहने का मतलब है आज के टाइम में आप बिना कंप्यूटर के कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। मानवता के विकास के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का योगदान रहा है। कंप्यूटर ने अनेक जटिल समस्याओं को सुलझाया है तथा बहुत से असंभव कार्यों को संभव बनाया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए कंप्यूटर एक अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कहने का मतलब है आज का जो युग है, मतलब कंप्यूटर क्या कर सकता है, जटिल से जटिल समस्याओं को सुलझा सकता है कुछ ही सेकंड में, और बहुत से असंभव कार्यों को संभव बनाया है, और बहुत से असंभव कार्यों को भी किया है। और भारत का जो विकासशील देश है इसमें कंप्यूटर का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा उसको विकसित देश में परिवर्तित करने में। कंप्यूटर की परिभाषा देखते हैं। कंप्यूटर की परिभाषा क्या कहती है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना या गिनती करना। देखिए, सबसे पहले जो आवश्यकता थी कंप्यूटर की वो क्यों रही होगी, क्योंकि हमारी जो भी गणनाएं थी वो बहुत ही क्या थी, कठिन थी। उन गणनाओं को बहुत ही सरल तरीके से करने के लिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा। वास्तव में कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य शीघ्र गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना ही था, किंतु आज कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 80% से अधिक कार्य गणितीय और सांख्यिकी प्रगति का नहीं होता। कंप्यूटर को मात्र एक गणना करने वाली युक्ति के रूप में परिभाषित करना इसके 80% कार्यों को उपेक्षित करना है। कहने का मतलब है आज के युग में जो कंप्यूटर है उसका कार्य गणना करने के लिए ही नहीं, बहुत सी दूसरी चीज़ों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ साइंस के अंदर कोई भी नए जो प्रयोग हैं
किए जाते हैं वो कंप्यूटर के ऊपर किए जाते हैं। कोई भी कैलकुलेशन है, मींस जो भी प्रयोगों की कैलकुलेशन है वो सारी की सारी कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता के अतिरिक्त तार्किक शक्ति एवं मेमोरी का भंडार होता है तथा पलक झपकते ही यह निर्देशों की पालना कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये आपका कुछ सेकंड्स में ही आपकी जो भी कठिन से कठिन समस्या है उसको सुलझा सकता है। अब आपके सामने ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वो किसका है? वो है कंप्यूटर का चित्र। ओके, ये जो चित्र है वो किसका है? आपके कंप्यूटर का चित्र है। अब इसके कुछ जो पार्ट्स है उसकी बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ देखिए, पार्ट्स के रूप में जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पार्ट्स के रूप में मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो सबसे पहला पार्ट है वो आपका है मॉनिटर। ठीक है, इसको मैं देता हूँ 1 नंबर। ये क्या है? 1 नंबर। 1 नंबर मतलब आपका 1 नंबर मैंने जो डाला है, ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन है या जो भी आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप मोबाइल के अंदर देख रहे हैं तो वो मोबाइल का मॉनिटर है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर देख रहे हैं तो आपका ये जो जिस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो क्या है? वो आपकी मॉनिटर कहलाती है। और एक तरह का कैसा है? एक तरह का ये आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में की गई गणनाओं को आपके सामने दर्शाता है। यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे आपको ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड आपके किसी भी आंकड़ों को डाटा को डालने के लिए प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तीसरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो छोटा सा है वो क्या है? माउस है। ओके, क्या है? माउस है। ओके, फोर्थ आपका क्या है? फोर्थ है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू मतलब आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपका क्या करता है? जो गणनाएं करने का कार्य करता है। और ये आपको जो ब्लैक कलर के जो साइड में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? ये आपका मैं डाल देता हूँ 5th नंबर। ओके, ये हो गया है 4th नंबर। ये क्या है? ये है स्पीकर, जो आपको जो भी आवाज़ है वो आपको आउटपुट के रूप में सुनाई देती है स्पीकर के द्वारा। परिभाषाएं की बात कर लेते हैं। और कौन सी परिभाषाएं हैं कंप्यूटर की? कंप्यूटर एक क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है? एक तरह का कैसा है? ये आपका एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये किससे चलता है? ये चलता है आपके बिजली से। और इसके अंदर जितने भी जो पार्ट्स लगे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। ओके, ये करता क्या है? अपरिष्कृत आंकड़ों देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा इन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब हम इसके अंदर कुछ डेटा डालते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर हमें क्या करनी है? कोई छोटी सी जोड़ करनी है तो हम क्या डालते हैं वहाँ पे? जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 5+2। जैसे ही मैंने 5+2 क्या है, एंटर क्या है, तो वहाँ पे आपके सामने क्या रिजल्ट आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आपको वहाँ पर उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा कैलकुलेशन का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर अपने आप करता है। ओके, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अपरिष्कृत आंकड़े मीन्स क्या होता है? वो होता है रॉ डाटा। सूचनाएं आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाले आगम होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम किसी कक्षा में विद्यार्थियों की अंक तालिका बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, कक्षा, विषय, प्राप्तांक आदि की आवश्यकता होगी। इन्हीं जानकारियों को अपरिष्कृत आंकड़े कहा जाता है। अपरिष्कृत आंकड़ों का मतलब क्या है? अपरिष्कृत आंकड़े मतलब रॉ डेटा। रॉ डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जिनको हमको क्या करना है? जिन डेटा का कोई भी अभी अर्थ नहीं है। ठीक है, मतलब जब तक हम उसको एक साथ कंप्यूटर के अंदर नहीं डालते हैं या उसका कोई भी जो भी उसके ऊपर कार्य है वो नहीं करते हैं तो एक तरह का कैसा डेटा होता है? वो आपका अपरिष्कृत आंकड़ा होता है, मतलब रॉ डेटा होता है। ओके, उसको कंप्यूटर में डाला जाता है और कंप्यूटर उसके ऊपर कार्य करके मीन्स प्रोसेस करके आपको आउटपुट प्रदान करता है। मतलब जो महत्वपूर्ण सूचना है या सूचना के रूप में आपको डाटा, अर्थपूर्ण सूचना के रूप में डाटा प्राप्त करवाता है। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देश के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अब आपके सामने एक और वर्ड आया है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? देखिए, प्रोग्राम का मतलब है कि आपने क्या किया है? किसी एक विशिष्ट भाषा के अंदर कुछ निर्देश लिखे हैं। निर्देश लिखे हैं जैसे कि मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करता हूँ। आप जैसे ही कक्षा में बैठे हैं तो मैंने आपको निर्देश दिए हैं कि आपको क्या करना है? आपको कक्षा में आना है, यहाँ पे बैठना है, अपनी कॉपी को ओपन करना है, मतलब आपकी नोटबुक को ओपन करना है। उसके बाद में उसके अंदर कुछ
डेटा जो मैं बता रहा हूँ आपको लिखना है। तो ये मेरे द्वारा दिए गए क्या है, निर्देश हैं। ये भी जो भी निर्देश दिए गए हैं इन सभी को क्या बोला गया है, इन सभी को बोला जाता है प्रोग्राम। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर इन प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित होते हैं। कंप्यूटर कैसे होते हैं, इन प्रोग्रामों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। यहाँ भी हम अंक तालिका का उदाहरण लेते हैं। अंक तालिका निकालने के लिए एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। मान लीजिए इस प्रोग्राम में पहले निर्देश के अंतर्गत रोल नंबर भरना है, फिर नाम, फिर कक्षा, फिर अगले निर्देशों के अंतर्गत विषयवार प्राप्तांक पढ़ने हैं। उसके बाद वह प्रोग्राम पलक झपकते ही बिना किसी मानवीय श्रम के सभी प्राप्तांकों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता, क्रमांक आदि जानकारियाँ दे देगा। अब यहाँ पे अर्थपूर्ण सूचनाएं मतलब आउटपुट क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त होने वाले वे परिणाम हैं जिनके कोई अर्थ निकलता हो तथा वे उपयोगी हो। अर्थपूर्ण सूचनाओं अव्यवस्थित, एकाकी, मूल आंकड़ों का व्यवस्थित रूप है। उदाहरण के लिए अंक तालिका में जब परिणाम के रूप में प्राप्तांकों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता क्रमांक आदि निकलते हैं तो इन्हें अर्थपूर्ण सूचनाएं कहा जाता है। ओके, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन या अर्थपूर्ण सूचनाएं आपको समझ में आ गया हो, मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने कोई भी डेटा डाला है, कोई भी जो डाटा डाला गया है, इसके अंदर इनपुट डाला गया है, उसके ऊपर जब कंप्यूटर कार्य कर लेता है, उस कार्य को करने के बाद में, ठीक है, उस कार्य को करने के बाद में जो भी आपका आउटपुट के रूप में निकलता है वो सारा का सारा क्या होता है, अर्थपूर्ण सूचनाएं होती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार की। कौन कौन से कंप्यूटर हैं, कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं। पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का आविष्कार विभिन्न उद्देश्यों से किया गया है। सामान्यतः कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके अनुप्रयोग, आकार और उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रयोगों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। मतलब उसका अनुप्रयोग क्या है उसके आधार पर हम बात करेंगे। कितने भागों में बांट रखा है, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार एनालॉग कंप्यूटर। क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर, आपको बताते हैं। ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करते हैं। भौतिक डेटा जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रवों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज, विज्ञान के क्षेत्रों में। एनालॉग संकेत सतत होते हैं और एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है। अब यहाँ देखिए, एनालॉग का मतलब क्या होता है। एनालॉग का मतलब होता है ऐसा डेटा या ऐसा संकेत जो क्या होता है, सतत रूप से चलता रहता है। सतत रूप से चलने का मतलब है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सतत होने का मतलब है बीच में ये कहीं पर भी रुकता नहीं है। जैसे कि ये कैसा चल रहा है, इस टाइप से ये आपका चल रहा है, ठीक है। मतलब इसके अंदर अब बीच में कोई भी रुकावट पैदा नहीं हुई है। ओके, तो वो आपका होता है एनालॉग या आपका सतत। जैसे कि मैं बात करता हूँ स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरण हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया है भौतिक डेटा जैसे कि ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रवों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। तो इन सभी भौतिक रूप में जो भी डेटा होता है वो कैसा रहता है, वो होता है एनालॉग टाइप का, मतलब एनालॉग संकेत होता है। इन सभी के मापन के लिए, निरंतर मापन के लिए एनालॉग कंप्यूटर को बनाया गया है या इसका उपयोग किया गया है। अब दूसरा देखते हैं जो रहेगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये उन्हीं डेटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी डेटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं व कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। यह कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर के बारे में भी चर्चा होती है तो हमारा तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटरों से होता है। डिजिटल कंप्यूटर के संकेत असतत होते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका डेटा होता है इसके अंदर वो कैसा होता है, डिजिटल होता है। डिजिटल होने का मतलब है इसके अंदर जो डेटा होता है वो आपका असतत होता है, जिसके अंदर आपका डेटा कभी 0 होता है, कभी 1 होता है, वापस कभी 0 कभी 1। ये आपके ये नंबर लिख रखे हैं, आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा अगर मैं ये देखिए,
अब दिखाई दे रहा होगा डिजिटल सिग्नल लिखा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, वापस से 0 है, फिर यहाँ पे 1 1, यहाँ पे वापस 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 1। तो इस टाइप से आपका क्या रहता है, डेटा रहता है। ओके, इसको वापस से थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का सम्मिलित रूप होता है। इन कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुण क्या होते हैं, समावेश होते हैं। इसलिए ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने एवं तार्किक क्रिया करने का भी कार्य कर सकते हैं। इनका आउटपुट अंकों अथवा मापने की किसी इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहां यह रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर और फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में भी प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे जो आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताने वाला हूँ, आपने कई बार देखा होगा, मूवीज़ के अंदर भी बताते हैं और कई बार आपने हॉस्पिटल के अंदर भी देखा होगा, एक छोटी सी जो टीवी लगी होती है, मॉनिटर लगा होता है, वो आपका एक तरह का हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर एक तरफ तो आपके क्या लिखे होते हैं, एक तरफ तो आपका जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज़ है, उसकी वहाँ पे वो धड़कन दिखाई देती है इस टाइप से। ठीक है, वो आपकी एनालॉग रूप होता है, मतलब सतत रूप में दिखाई देता है। और दूसरी ओर वहाँ पे लिखा होता है, जैसे आपका कभी कभी लिखा होता है 180 190, इस टाइप से आपका अंक के रूप में डेटा लिखा होता है। तो ये तो कैसा हो गया है, ये एनालॉग हो गया है और ये डिजिटल डेटा हो गया है। मतलब दोनों डेटा के ऊपर जो कंप्यूटर कार्य करते हैं वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब बात करते हैं आकार के आधार पे। आकार के आधार पे वर्गीकरण क्या रहेगा। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर प्राय 4 प्रकार के कंप्यूटरों में इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, जैसा इसका नाम है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही आकार में छोटा। ये आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। अब आपके सामने जो लगे हैं कंप्यूटर, या आपके सामने आसपास में जितने भी जो कंप्यूटर आपके घरों में लगे हैं, विद्यालयों में लगे हैं, कार्यालयों में लगे हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें एक ही सीपीयू होता है। इन कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहा जाता है। ओके, मतलब आपके घरों के अंदर जो आप कार्य में लेते हैं या आपका जो लैपटॉप वगैरह है, वो सारे के सारे कैसे कहलाते हैं, वो सारे के सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। मतलब डेस्क के ऊपर रखने वाले कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। डेस्क कंप्यूटर वे होते हैं जिन टेबल पर रखकर कार्य किया जाता है। ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। इनमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। फिर बात करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर की। ये ब्रीफकेस के समान होते हैं। ये साइज़ में छोटे होते हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसे अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक ही सम्मिलित होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग होता है। देखिए, डेस्कटॉप के अंदर तो क्या होता है, आपका एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक सीपीयू होता है और एक माउस होता है। लेकिन लैपटॉप के अंदर ये सारी चीज़ें एक ही सूटकेस के अंदर बंद होती है। मतलब इसी सूटकेस के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपका क्या है, ये आपका एक तरह का क्या है, ये आपका मॉनिटर है, यहाँ पे आपका कीबोर्ड दे रखा है और यहाँ पे माउस दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये आपका मॉनिटर, ये कीबोर्ड और यहाँ पर आपको जो वाइट दिखाई दे रहा है वो आपका माउस है। फिर बात करते हैं पाम टॉप की। पाम टॉप क्या होता है, पाम टॉप आपके हाथों में जो काम आता है, मतलब हाथों में रखने लायक जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके पाम टॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। यहाँ देखिए, यह लैपटॉप कंप्यूटर से साइज़ में छोटे होते हैं, जिनको हथेली पर रखकर चलाया जाता है। ये साइज़ में छोटे, वजन में हल्के होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का प्रयोग होता है। इसकी कार्यक्षमता लैपटॉप से थोड़ी क्या होती है, कम होती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका एक पाम टॉप है।
फिर बात करते हैं नोटबुक कंप्यूटर की। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होते हैं, जिसको गोदी में रख कर चलाया जाता है। इन कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इनकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से कम होती है। नोटबुक कंप्यूटर भी आपका एक तरह का लैपटॉप कंप्यूटर की तरह ही होता है। चौथा टाइप है टैबलेट कंप्यूटर। ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं तथा इनको उंगलियों द्वारा चलाया जा सकता है, मतलब आप इसको उंगलियों के द्वारा ही चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार बच्चों के हाथ में जो खेलने वाले जो होता है, मतलब जो टैबलेट कंप्यूटर होते हैं, उसके अंदर केवल स्क्रीन होती है, कोई भी आपका उसके अंदर बटन नहीं होता है। आप जो भी कार्य करते हैं वो सारा का सारा स्क्रीन के ऊपर करते हैं। फिर बात करते हैं जो दूसरा प्रकार है वो है मिनी कंप्यूटर। ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्राय बड़े कार्यालयों, बैंक आदि में किया जाता है। देखिए, अब यहाँ बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो आपका है माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और इनका जो आकार है वो थोड़ा उससे बड़ा होता है। इनकी कार्य शक्ति जो होती है वो थोड़ी अधिक होती है और इनकी जो मेमोरी या जो संग्रहण क्षमता है वो भी अधिक होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बैंकों के अंदर जो काम में लिए जाता है, ये देखिए जो आपके सर्वर टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सीपीयू होते हैं, मतलब एक से अधिक सीपीयू वहाँ पर कार्य में लिए जाते हैं। फिर बात करते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर की। मेनफ्रेम कंप्यूटर ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटर पर एक समय में कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये अधिक महंगे होते हैं। इनका उपयोग प्राय रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनियों, अनुसंधान संस्थाओं व बड़े व्यापारिक संगठनों में किया जाता है। कहने का मतलब है, आपने देखा होगा जैसे कि रेलवे आरक्षण के अंदर या बीमा कंपनियों के अंदर जो बड़े बड़े जो कंप्यूटर होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे सीपीयू होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके मेनफ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कि बात करता हूँ IBM 4300, IBM 4381, VAX 8842 आदि मेनफ्रेम कंप्यूटरों के कुछ उदाहरण हैं। फिर बात करते हैं आपके चौथे प्रकार की। चौथा प्रकार है सुपर कंप्यूटर। ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर हैं। इनकी संग्रहण क्षमता एवं कार्य करने की गति सर्वाधिक होती है। अधिक जटिल एवं उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही संभव है। ये कंप्यूटर सबसे महंगे हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए में होती है। इन पर भी अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, मौसम की भविष्यवाणी करने, अंतरिक्ष अनुसंधानों, प्रयोगशालाओं, रक्षा संगठनों, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी आदि में किया जाता है। जैसे कि परम, क्रे, NAC, NAC, CDC आदि सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। देखिए, यहाँ पे आपका दे रखा है कि जो सुपर कंप्यूटर हैं उनकी जो कार्य क्षमता है वो बहुत ही अधिक होती है और इनकी गति भी बहुत अधिक होती है और इनकी जो कीमत है वो बहुत अधिक होती है, मतलब अरबों रुपए के अंदर आता है। और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोगशालाओं में, रक्षा संगठनों में, नाभिकीय संयंत्रों में आदि में किया जाता है। मौसम की भविष्यवाणी करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। यह आपका सुपर कंप्यूटर का जो चित्र है आपके सामने है। अब यहाँ पे परम के बारे में दे रखा है। परम के बारे में इसलिए बता रखा है क्योंकि परम जो कंप्यूटर है वो भारत के द्वारा बनाया गया है या निर्मित है। सुपर कंप्यूटर का विकास भारत में पुणे स्थित CDEC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये CDEC का फुल फॉर्म है, द्वारा किया गया है। यह पूर्णतः भारतीय कंप्यूटर है, मतलब इसको जो बनाने वाला है वो कौन है, भारत है। इसमें भारत की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और सारा का सारा जो पार्ट्स हैं वो भी भारत के ही लगे हैं। इसका निर्माण भारत के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। परम के एक से बढ़कर एक अनेक उत्कृष्ट स्वरूप जैसे कि परम 10,000, परम अनंत, परम पदम भी विकसित कर लिए गए हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग भारत में ही नहीं विदेशों में भी हो रहा है और वहाँ ये दिनों दिन अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इन कंप्यूटरों की कार्य क्षमता अद्वितीय है, मतलब ये जो कंप्यूटर है वो आपके भारत के द्वारा बनाया गया है। परम के विकास की कहानी भी रुचिकर है। 1980 के दशक में जब
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारत को तकनीकी के विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली जानकारी और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा क्रे XMP नामक सुपर कंप्यूटर की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत के लिए यह प्रतिबंध एक वरदान सिद्ध हुआ। भारत के कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने इस प्रतिबंध को एक चुनौती के रूप में लिया, जिसका परिणाम था एक विलक्षण गुणों और अद्वितीय क्षमता वाले परम सुपर कंप्यूटर का विकास। कहने का मतलब है, जब कंप्यूटर के ऊपर, सुपर कंप्यूटर के ऊपर भारत को प्रतिबंधित किया गया अमेरिका के द्वारा, तो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा इस परम का आविष्कार किया गया। परम एक बहुउपयोगी सुपर कंप्यूटर है। इसका उपयोग मुख्यतः विशेष क्षेत्र, मौसम की भविष्यवाणी, औषधि, डिजाइनिंग, आणविक मॉडल बनाने, सुदूर संवेदन, रोगों के इलाज आदि में किया जा रहा है। अंतरिक्ष एवं नाभिकीय कार्यक्रमों में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में परम का उल्लेखनीय योगदान रहा है। देश के विभिन्न भागों में उपस्थित तेल व गैस के भंडारों का पता लगाने में भी इसका योगदान है। परम का विकास भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता एवं निष्ठा का एक शानदार नमूना है। अब देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या है, आज के युग में कंप्यूटर का क्या कार्य है, वो आज हम देखने वाले हैं। कंप्यूटर का उपयोग बड़ा व्यापक है। आज जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी अधिक हो गई है, आज का युग ही कंप्यूटर युग कहलाता है। कंप्यूटर के आविष्कार से बहुत सी गणनाएं जो मानव के वश में की बात नहीं थी, अब आसान हो गई है। वस्तुतः कंप्यूटर का आविष्कार ही गणना को स्वचालित एवं परिशुद्धता से करने के उद्देश्य से हुआ था। ऐसे क्षेत्र जिनमें समयबद्धता एवं परिशुद्धता की अत्यधिक आवश्यकता होती है, कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी प्रक्रियाएं, नाभिकीय यंत्रों का संचालन आदि ऐसे कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनका कंप्यूटर के बिना विकास ही संभव नहीं था। चंद्रमा पर मानव का कदम कंप्यूटर की परिशुद्ध एवं तीव्र गति गणना के कारण ही संभव हो पाया है। कंप्यूटर के उपयोग से संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आज मात्र कुछ बटन दबाकर विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, और वह भी बहुत कम खर्च में। इंटरनेट तो सूचना प्रसार एवं सूचना प्राप्ति का एक बहुत सशक्त माध्यम है। यह सूचना एवं ज्ञान का अथाह भंडार है, जहाँ से कोई भी सूचना एवं जानकारी पल भर में प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही इंटरनेट से परीक्षार्थियों को अपने परिणाम में प्राप्तांकों की जानकारी को हो जाती है। यहाँ देखिए, कहने का मतलब है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट के द्वारा आज के समय में बहुत ही उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो भी रिज़ल्ट जारी किया जाता है, या जितने भी जो बोर्ड है या जितनी भी जो परीक्षाएं लेने वाली संस्थाएं हैं, वो अपना जो रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन ही जारी करती है, और किसी देश के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति उस परिणाम को देख सकता है और अपने अंक को और अपने जो प्राप्तांक हैं उनको आसानी से देख सकता है। इंटरनेट पर उपलब्ध टेलीफोन डायरेक्टरी से किसी भी टेलीफोन नंबर ज्ञात किए जा सकते हैं। रेल, बस, हवाई जहाज की समय सारणी तथा इनके चलने की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा सकती है। भारतीय रेल की एक सामान्य पैसेंजर ट्रेन की वर्तमान स्थिति की जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध रहती है। इंटरनेट पर विश्व के सभी प्रमुख समाचार पत्र उपलब्ध हैं। इंटरनेट से आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे राजस्थान के समाचार पत्र के किसी भी क्षेत्रीय परिशिष्ट को पढ़ सकते हैं। घर बैठे ट्रेन का रिजर्वेशन करा सकते हैं, टेलीफोन बिल, बैंक बैलेंस आदि की जानकारी ले सकते हैं। शायद ही कोई ऐसी सूचना या जानकारी हो जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। अनुसंधानकर्ताओं और लेखकों के लिए तो इंटरनेट एक बहुत अच्छे संदर्भ स्रोत का कार्य करता है। इंटरनेट पर उपलब्ध ईमेल के द्वारा संदेशों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। ईमेल से संदेश भेजने में बहुत कम खर्च आता है, समय की बचत होती है। जिस क्षण संदेश भेजा जाता है, दूसरे ही क्षण विश्व के किसी भी कोने में स्थित कंप्यूटर पर पहुंच जाता है। एक अन्य सुविधा जिसे चैटिंग कहा जाता है के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान तत्काल किया जा सकता है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक अन्य सुविधा जिसे नेट टेलीफोनी कहते हैं का उपयोग कर किसी फ़ोन से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। नेट टेलीफोनी में सामने वाले व्यक्ति के पास कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है। नेट टेलीफोनी में से विदेश में बातचीत करने का खर्च बहुत कम आता है, और नेट टेलीफोनी भारत में भी वैध हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो टेलीफोन पर बातचीत करते हुए एक दूसरे को देखा भी जा सकता है।
आज के युग में आप सभी जानते हैं कि आप जो कंप्यूटर है उसका क्या क्या उपयोग है। कंप्यूटर में जैसे कि हम बात करते हैं, हम वीडियो चैट कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं और नेट टेलीफोनी भी कर सकते हैं। ओके। फिर बात करते हैं व्यापारिक जगत में कंप्यूटर का उपयोग खूब बड़ा है। साधारण हिसाब किताब या लेखा के संधारण से लेकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रबंधन आज कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। कंप्यूटर इंटरनेट के सहयोग से एक नई व्यापार प्रणाली प्रचलन में आई है जिसे ई कॉमर्स कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदना और बेचना ही ई कॉमर्स कहलाता है। देखिए, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सी विश्वसनीय वेबसाइट है जिनके द्वारा हम किसी भी सामान को घर बैठे खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, अमेज़ॉन हो गया है, फ्लिपकार्ट है। ये क्या करते हैं, आपको सारा का सारा जो सामान है वो आपको ऑनलाइन दिखाते हैं। आप उनको जैसे ही परचेज़ करते हैं, मतलब ख़रीद लेते हैं, आपके घर पर वो 3 से 4 दिनों के अंदर आपके घर पे पहुंच जाता है बिना किसी रुकावट के। इससे उत्पादक एवं विक्रेताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के विश्वव्यापी बाजार मिले हैं तथा व्यापारिक सूचनाओं के आदान प्रदान के समय लागत में भारी कमी हुई है। आज गृहिणियों इंटरनेट के द्वारा अपने घरेलू वस्तुएं घर बैठे खरीद रही हैं। घर बैठे सिनेमा के टिकट, होटलों की बुकिंग, यात्रा टिकटों के रिजर्वेशन कराए जा रहे हैं। ई कॉमर्स का ही एक भाग है ई बैंकिंग। अब बात करते हैं ई बैंकिंग की। तो हमको पता है कि हम आज के युग में जब भी हम को पैसे की ज़रूरत होती है तो हम एटीएम मशीन के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर कार्ड के द्वारा या ऑनलाइन के द्वारा हम पैसे निकालते हैं। इंटरनेट के जरिए खाता धारक अपने बैंक खाते का बैलेंस देख सकते हैं, एक खाते से दूसरे खाते में राशि स्थानांतरित कर सकते हैं, टेलीफोन, बिजली, पानी का बिल भर सकते हैं अथवा कोई लेन देन कर सकते हैं। ई बैंकिंग के ही अंतर्गत बैंकों द्वारा एक और सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है, वह है एटीएम। ठीक है, एटीएम का मतलब है, एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अर्थात स्वचालित गणक मशीन होती है। एटीएम द्वारा जमाकर्ता किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर रकम निकलवा सकता है, इसलिए एटीएम को प्रचलित अर्थ में एनी टाइम मनी भी कहा जाता है। कार्यालय में टाइपराइटर का स्थान तो कंप्यूटर ने ले ही लिया है। इसके अतिरिक्त कार्यालय में होने वाले सभी कार्यों का लेखा जोखा, संस्थापन विवरण, वेतन विवरण आदि संधारण के लिए भी कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। कंप्यूटर ने पेपरलेस ऑफिस की अवधारणा को जन्म दिया है। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भी ई गवर्नेंस का सहारा लिया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तकों का संपूर्ण ब्यौरा, पुस्तकालय सदस्यों का पूरा रिकॉर्ड, पुस्तकों को देना लौटाना आदि का विलय कंप्यूटर द्वारा आसानी से किया जा सकता है। प्रकाशन मुद्रण कार्यों में भी अब कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये कार्य डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत छपाई का कार्य भी बहुत ही दुष्कर एवं श्रमसाध्य हुआ करता था, किंतु अब कंप्यूटर के उपयोग से वो बहुत ही आसान हो गया है। अब बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों के निदान, उनके इलाज, शल्यक्रिया, रोगियों की गहन निगरानी आदि कार्यों में कंप्यूटर का उपयोग खूब किया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI आदि कुछ परीक्षण ऐसे हैं जिनका उपयोग विभिन्न बीमारियों एवं विकृतियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन परीक्षणों में कंप्यूटर जनित चित्रों के माध्यम से रोगों का निदान बड़ी आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं अनियमित हृदय धड़कन वाले रोगियों में धड़कन नियंत्रित करने वाले उपकरण, जैसे कि पेसमेकर एक छोटा सा कंप्यूटर ही है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जहां विभिन्न DNA की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य है। DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा अनेक उलझे हुए आपराधिक प्रकरणों को सुलझाया जा सकता है। जैव चिकित्सा विज्ञान कंप्यूटर के संयोग से विज्ञान की एक नई शाखा बायो इन्फॉर्मेटिक्स अस्तित्व में आई है। कहने का मतलब है कंप्यूटर का आपका बहुत ही सभी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम बात करने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत ही प्रभावी रूप है। कक्षा में विज्ञान परियोजनाओं के निर्माण, रिपोर्ट तैयार करने, जानकारी एकत्रित करने, अंतःक्रियात्मक अधिगम पोल के रूप में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ा है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षक के पूरक के रूप में भी किया जा रहा है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, के अंतर्गत ऐसे अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जो विभिन्न विषयों की क्रमबद्ध जानकारी देते हैं। जैसे कि मल्टीमीडिया CBT सॉफ्टवेयर किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से समझाने में बहुत उपयोगी है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लर्निंग ट्रेनिंग संभव है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने घर बैठे हुए शिक्षक से बात कर सकता है तथा अपनी जिज्ञासाओं शांत कर सकता है। आज आवासीय कक्षा कक्ष वास्तविक बन गए हैं। ओके, अब बात करते हैं रोबोट, मतलब अभियांत्रिकी क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना कमाल दिखाया है।
किसी भवन, वस्तु, कुल पुर्जे आदि के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग बेहतर होगा, क्या आवश्यक तनाव, ताप आदि सहन कर सकते हैं आदि का निर्धारण कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग से भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के द्वारा किसी भी वस्तु का भीतरी, बाहरी, विस्तृत एवं त्रिआयामी स्वरूप तैयार कर स्क्रीन पर देखा जा सकता है। कागज पर निर्मित किसी घर के नक्शे को देखकर साधारण यह पता नहीं चलता है कि उस घर का वास्तविक रूप क्या होगा, पूरा बनाने पर वो कैसा दिखेगा, किंतु CAD के माध्यम से यह सब घर बनने से पूर्व ही देखा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियां जहां मानव के लिए कार्य करना संकट में हो सकता है, वहां रोबोट का उपयोग प्रारंभ हो गया है। रोबोट कंप्यूटर संचालित यांत्रिक मानव होता है। कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत उपयोग हो रहा है। आज अनेक ऐसे कंप्यूटर गेम उपलब्ध है जो न केवल मनोरंजन ही करते हैं अपितु ज्ञानवर्धक भी करते हैं तथा बच्चों की बौद्धिक तार्किक क्षमता का भी विकास करते हैं। कंप्यूटर गेम इतने लोकप्रिय हैं कि छोटे बच्चों को ही नहीं बड़ी उम्र के लोगों को भी आकर्षित करते हैं। फिल्मों में कंप्यूटर की सहायता से विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट युक्त ऐसे दृश्य तैयार कर लिए जाते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है। आपने जुरासिक पार्क, गॉडजिला, एनाकोंडा, लिटिल स्टुअर्ट आदि फिल्में देखी होगी। इन सभी फिल्मों में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये एक कौन है, ये एक डायनासोर का स्वरूप है जो आपको कंप्यूटर के द्वारा तैयार किया गया है। फिर बात करते हैं टीवी चैनलों के प्रसारण में भी कंप्यूटर ने स्थान लिया है। कंप्यूटर की सहायता से प्रसारण करने वाले चैनल डिजिटल चैनल कहलाते हैं। इनका प्रसारण सामान्य चैनल की तुलना में बेहतर होता है। संगीत की नई नई धुनें बनाने में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। एक कंप्यूटर अनेक वाद्य यंत्रों की ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना करना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहलाता है। कंप्यूटर आज हमारे घरों में प्रवेश कर गया है, जहां शिक्षा, मनोरंजन, पत्र लेखन, ईमेल, चैटिंग, इंटरनेट से विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने आदि विभिन्न कार्यों में भी प्रयुक्त होता है। इस प्रकार हम देख पाएंगे कि कंप्यूटर से हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है। आज यह केवल किसी वर्ग विशेष के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हो गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हमने देखा है कंप्यूटर का परिचय, और ये आगे भी कल की क्लास में कंटिन्यू रहने वाला है। मतलब इसकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है, और बाकी जो भी चैप्टर है, चैप्टर के अंदर क्या क्या बच गया है, वो सारा का सारा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।